हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज से दोस्तों हम लोग नया सीरीज का स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू सीरीज दोस्तों, जो बिहार दरोगा स्पेशल है दोस्तों। और बीपीएससी पीटी के लिए ये स्पेशल है और बिहार सीजल में भी ये काम आएगा दोस्तों, जो आगामी एग्जाम होने वाला दोस्तों। और दोस्तों जितना भी से रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, जितना भी एग्जाम है दोस्तों जिसमें साइंस पूछा जाता है, जिसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, उसके लिए ये सीरीज अति महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। क्योंकि इसमें दोस्तों पहले हम बायोलॉजी कवर करवा रहे हैं साथियों। बायोलॉजी से आपका बीपीएससी और बिहार दरोगा में दोस्तों 12 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए पहले बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। आईएएस विषय दृष्टि का बुक है दोस्तों, क्विक बुक है दोस्तों, देख लीजिए जो जो चीज़ में काम आएगा। चलिए हम बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। चतुर्थ संस्करण है दोस्तों। इस बुक को आप लोग खरीद भी लीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। आपको इस बुक से बाहर क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को मिलेगा साथियों। आज हम बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट करें। बायोलॉजी में जैव वर्गीकरण का चैप्टर है दोस्तों। 1 से 1.5 घंटे का एपिसोड प्रत्येक दिन अपलोड किया जाएगा दोस्तों इस चैनल पे, एग्जाम्पल 91 पे दोस्तों। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, जैविक वर्गीकरण है। सजीवों का गुण, कोशिका संगठन, उपचयन, उपापचय है दोस्तों, वृद्धि है, प्रजनन है और चेतना है। जीवों का नामकरण की द्विनाम पद्धति, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है। फिर दोस्तों थेलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर जंतु है दोस्तों। जंतु में नॉन कोडेटा और रोग वाहक कीट और कोडेटा दोस्तों। यहाँ तक हम आज चैप्टर 1 में दोस्तों जितना भी दिया गया है 148 से 158 तक दोस्तों पूरा कंप्लीट करवाने के लिए पूरा कंप्लीट करवाने का कोशिश करेंगे साथियों। और फिर चैप्टर 2 में दोस्तों कोशिका एवं उत्तक को हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर दोस्तों आपको इसमें वीडियो मिलेगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले बायोलॉजी खत्म करेंगे दोस्तों। जीव विज्ञान, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 12 से 15 क्वेश्चन बिहार दरोगा और बीपीएससी में भी पूछा जाता है दोस्तों। चलिए देखिए, जैविक वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दोस्तों। सामान्य परिचय। जीव विज्ञान बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में, सॉरी दोस्तों 1801 ईस्वी। चलिए दोस्तों, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लेमार्क, फ्रांस के ट्रेवनेस, जर्मनी ने किया था दोस्तों। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ द बायोलॉजी कहा जाता है साथियों। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमल में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी दोस्तों कहा जाता है। उन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरियम नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। कौन सा पुस्तक लिखे? हिस्टोरिया प्लांटम नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। सजीवों के गुण दोस्तों, देखिए सजीव स्वयं की प्रकृति, सजीव जो है स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले, स्वयं विकसित होने वाले एवं स्वयं विनियमन करने वाले संवादात्मक इंटरेक्टिव तंत्र होते हैं, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित गुणों के आधार पर सजीवों को निर्जीव से अलग किया जाता है दोस्तों। कोशिकीय संगठन दोस्तों, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है दोस्तों। यह सजीवों का एक निर्धारित लक्षण भी है। उपापचय मेटाबॉलिज्म दोस्तों, जीवन को पूर्ण करने के लिए सजीवों में होने वाली सभी जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। उपचयन दोस्तों, एनाबोलिज्म, इस क्रिया द्वारा सजीवों के शरीर में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, जैसे वृद्धि, ग्रोथ क्रिया। अपचयन देखिए दोस्तों, अपचयन कैटाबॉलिज्म दोस्तों, इस क्रिया द्वारा सजीवों के शरीर में जटिल
अणु टूटकर सरल अणु का निर्माण करते हैं तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं, जैसे श्वसन, रिस्पिरेशन है दोस्तों किया जाता है। जिसे वृद्धि देखिए ग्रोथ, इस प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का उपयोग कर सजीवों में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है साथियों। प्रजनन, रिप्रोडक्शन दोस्तों, सजीवों द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। यह जीवों का मुख्य गुण है साथियों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चेतना देखिए दोस्तों, यह कॉन्सिक्वेंस है दोस्तों, यह सजीवों को निर्धारित करने वाली गुण है। इसके अंतर्गत संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी आती है, अर्थात सभी सजीवों में अनुभूति करने का प्रकाश, ताप और जल, गुरुत्व और रासायनिक पदार्थों आदि के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता उद्दीपन शक्ति होती है। उपर्युक्त के अलावा गति, मोमेंटम, पोषण, न्यूट्रिशन एवं उत्सर्जन, एक्सक्रेशन भी सजीवों के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। इन लक्षणों को स्पष्ट है कि पौधे तथा जंतु दोनों ही सजीव हैं। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर पौधे तथा जंतुओं में विभेद किया जा सकता है। चलिए देखिए साथियों, विशेषताएं और पादप और जंतु दोस्तों। कोशिका भित्ति सेल वॉल दोस्तों, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है और सेलुलोज की बनी होती है। और देखिए एनिमल, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट देखिए दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पादप हरे रंग के होते हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है दोस्तों जंतु कोशिका में। पादप एवं जंतु में अंतर है दोस्तों, पादप एवं जंतुओं में अंतर के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर रसधानी देखिए दोस्तों, बिल्कुल पादप कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां पाई जाती है और कोशिका द्रव सेल शेप से भरी होती है। और जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाएं की तुलना में छोटी रसधानियां पाई जाती है। तारक काय दोस्तों, सेंट्रोसोम कुछ पादपों में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिकाओं में अक्सर केंद्रक के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहायक होता है। पोषण के बारे में देखिए दोस्तों, पादप अपना भोजन स्वयं तैयार स्वपोषी करते हैं। जंतु अपने भोजन हेतु पौधों एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर परपोषी करते हैं। अब बात युगलिना दोस्तों बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गति है दोस्तों, मोमेंटम। गति हो गया, मृदा में स्थिर होते हैं, जैसे अब बात शैवाल, क्लेमाइडोमोनास, परंतु पत्तियों एवं कलियों में हल्का संचार होता है। जंतु देखिए दोस्तों, भोजन हेतु गति करते हैं, जैसे अब बाद में कोरल स्पंज है। फिर देखिए दोस्तों वृद्धि में देखिए जड़ों एवं तनों के शीर्ष पर पाए जाने वाले विभोजोत्तक क्षेत्र मेरिस्टेमेटिक जोन के कारण पादप पूरे जीवन काल में वृद्धि करते हैं। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। फिर उत्सर्जन को देखिए दोस्तों, पादपों में विकसित उत्सर्जी तंत्र का अभाव होता है। ये हानिकारक उत्पादों तथा तेल, गोंद आदि का स्राव करते हैं जो इनके शरीर में संचित रहते हैं। ये विकसित उत्सर्जन तंत्र की सहायता से अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है दोस्तों। फिर देखिए अनुक्रिया दोस्तों, पादपों में तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंगों का अभाव होता है, जिस कारण विभिन्न उद्दीपनों यथा प्रकाश, संपर्क आदि के प्रति इनकी प्रतिक्रिया धीमी होती है। जंतुओं में विकसित तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग पाए जाते हैं जो उद्दीपनों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं दोस्तों। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति दोस्तों। देखिए जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत टू किंगडम क्लासिफिकेशन से होती है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत
और पादप जगत किंगडम प्लांट में बांटा है, इसलिए लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है दोस्तों, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वंश नाम, जेनरिक नाम, और दूसरा शब्द है दोस्तों स्पेसीज नेम कहलाता है। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? होमो सेपियंस, और जिसमें हेमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता आर.एच. व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण की दी जाती है। उन्होंने जीवों को जगत किंगडम नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा। ये 5 जगत कौन कौन है दोस्तों? पहला है मोनरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक है दोस्तों, चौथा पादप है, 5वां जंतु है दोस्तों। मोनरा को देखिए दोस्तों, यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इसमें ना तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषम पोषी, मृतजीवी, परजीवी दोनों हो सकते हैं साथियों। उदाहरणार्थ जीवाणु यथा नील हरित शैवाल अथवा रसायनो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा आदि दोस्तों। प्रोटिस्टा देखिए दोस्तों, इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं प्रोटिस्टा में तो साथियों। हालांकि कभी कभी बहुकोशिकीय भी होते हैं, यथा केल्प और समुद्री घास। प्रोटिस्टा जगत के पादप जंतु और कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया और फ्लेजेला नामक संरचनाएं भी पाई जाती है साथियों। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरणार्थ एक कोशिकीय शैवाल डाइटम, प्रोटोजोआ, युगलिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा आदि इसी जगत के सदस्य हैं दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं हम लोग कवक, फंगी के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं कवक दोस्तों। कैसा होता है? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कह दिया जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था यानी बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शकरा बनी हुई कोशिका भित्ति सेलुलोज अनुपस्थित पाई जाती है। ईस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम आदि इसी जगत के सदस्य साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव के ऊपर चर्चा करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्तों, संरचना के आधार पर सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सब सेलुलर दोस्तों, इस प्रकार की संरचना में डीएनए या आरएनए एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है। जैसे विषाणु, वायरस, विषाणु सूक्ष्म आकार के होते हैं परंतु ये अपना पोषण स्वयं नहीं करते हैं दोस्तों। इसके लिए इन्हें मेजबान होस्ट की आवश्यकता होती है। ये विषाणु पौधे का जीवों में गुणन कर वृद्धि कर सकते हैं। इन्हें निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोस्की ने 1892 इसमें तंबाकू के मोजेक रोग की खोज के दौरान की थी साथियों। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, फ्लू, खांसी आदि विषाणुओं के द्वारा होते हैं। पोलियो और खसरा तेज जैसी खतरनाक बीमारियां भी वायरस के कारण होती है। प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक देखिए दोस्तों, इनकी कोशिका संरचना साधारण होती है जिसमें केंद्रक एवं उपांग और ऑर्गेनेलेस उपस्थित नहीं होते हैं। केंद्रक एवं उपांग उपस्थित नहीं होते हैं से जीवाणु या प्रोकैरियोटिक एवं कोशिकीय सरल जीव है। ये मोनरा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनःचक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यूकैरियोटिक देखिए दोस्तों, यूकैरियोटिक इनकी कोशिका संरचना जटिल होती है जिसमें केंद्रक एवं विशेषीकृत उपांग उपस्थित होते हैं जैसे प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल आदि दोस्तों। अधिकांश कवक परपोषी मृत जीवी होते हैं। इनमें प्रजनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मकुलन द्वारा होता है। इनका उपयोग ब्रेड, बियर इत्यादि बनाने में किया जाता है। कुछ कवक मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। गंजापन, दम्मा एवं दांत खाज का एक प्रमुख कारण कवक है। इसके अलावा फसलों के कई रोग कवक द्वारा फैलते हैं जैसे गेहूं का रस्ट रोग, खमीर और मशरूम भी कवक है दोस्तों। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी होते हैं और प्रायः परजीवी के रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ट्रेपेनोसोमा नामक निंद्रा रोग के कारण भी प्रोटोजोआ ही है। साथ ही मलेरिया, पेचिस जैसा रोग भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। नोट दोस्तों, सर्दी, जुकाम तथा फ्लू में एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावशाली नहीं होती है क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा फैलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हुआ दोस्तों यूलोथ्रिक्स है ये, और ये कारा है दोस्तों, कारा। पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा दोस्तों। इस वर्ग के पादपों में जल अन्य जीवों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। ये पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होते हैं। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग उभयचर भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मॉस, फ्यूनेरिया और मार्केसिया आदि है साथियों। मार्केसिया का देखिए फिगर इस तरह होता है, मॉस का देखिए दोस्तों इस तरह होता है। टेरिडोफाइटा, इन पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। इसमें संवहन ऊतक भी उपस्थित होते हैं। उदाहरणार्थ फर्न, मार्सेलिया, हॉर्स टेल इत्यादि। उपर्युक्त तीनों वर्गों के पादपों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्न देखिए, फर्न किस तरह होता है। फर्न का फिगर देखिए दोस्तों, धान की फसल के साथ एंजोला है दोस्तों, जो नीचे में कजली में पानी में जो पड़ता है इसी को हम एंजोला बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। ये पौधे नग्न बीजी होते हैं। जिम्नोस्पर्म कैसा होता है? नग्न बीजी दोस्तों, अर्थात इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं जैसे पाइन्स तथा साइकस। ये सब जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइन्स का देखिए, पाइन्स किस तरह लग रहता है, इसका भी फिगर देखिए। साइकस दोस्तों देखिए किस तरह होता है, साइकस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एंजियोस्पर्म को देखिए, एंजियोस्पर्म किस तरह फिगर है। इन पौधों के बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अंडाशय के अंदर, जो बाद में फल बन जाते हैं और इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा जाता है। एक बीजपत्री जिसमें एक बीजपत्र होते हैं तथा द्विबीजपत्री जिनमें दो बीजपत्र होते हैं। एंजियोस्पर्म का फिगर है दोस्तों, किस तरह होता है देख लीजिए, नहीं देखे होंगे तो देखिए, ये एंजियोस्पर्म है।
चलिए, जंतु, यह यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय विषमपोषी प्राणियों का वर्ग है जो कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं से बना है। प्राणियों की संरचना एवं आकार से भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक समिति, पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र एवं जनन तंत्र की रचना में भी कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन्हीं विशेषताओं को वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। साथियों, जंतु जगत के वर्गीकरण के आधार निम्न है। संगठन के स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समिति, सिमेट्री दोस्तों, द्विकोरिकी तथा त्रिकोरिकी संगठन, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिपोलोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, शरीर की गुहा या परगुहा या सीलोम, खंडीकरण सेगमेंटेशन दोस्तों, पृष्ठ रज्जु, नेटोचोर दोस्तों। संगठन के स्तर, यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय हैं, परंतु सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। कुछ में कोशिकीय स्तर का संगठन दिखता है तो कुछ में उत्तक स्तर का संगठन दिखाई पड़ता है। प्लेंटो हेल्थमिनीज तथा अन्य उच्च संघों में अंग स्तर का संगठन दिखता है। एनालिड, ऑर्थोपोड और मोलस्क, इकाइनोडर्म तथा रज्जुक में अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं जो अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहलाता है। साथियों, विभिन्न प्राणी समूह में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार के जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो किसी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोस्तों, सममिति, प्राणी को सममिति के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है और समिति स्पंज में पाई जाती है जिसमें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। सिलेंट्रेट और टीनोफोर तथा इकाइनोडर्म में अरीय समिति पाई जाती है जिसमें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है। साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज की ओर। एनिलिडा और ऑर्थोपोडा आदि द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है जिसमें एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर को दो समरूप दाएं एवं बाएं भाग में विभाजित हो जाती है। द्विकोरिक और त्रिकोरिक संगठन, सिलेंट्रेटा जैसे प्राणियों में कोशिकाएं के दो घूर्णीय स्तरों जैसे बाह्य एक्टोडर्मा, बाह्य त्वचा एवं आंतरिक एक्टोडर्मा अंतः त्वचा ये में व्यवस्थित होती है। ये प्राणी द्विकोरिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये प्राणी? द्विकोरिक कहलाते हैं। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूण स्तर अर्थात मीसोडर्म उपस्थित होते हैं त्रिकोरिकी कहलाते हैं। जैसे प्लेंटी से रज्जुकी तक के प्राणी पर गुहा, शरीर की गुहा, शरीर भित्ति, बॉडी वाल तथा आहार नाल, गोट वाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मध्य त्वचा, मीसोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा, बॉडी कैविटी को दे गुहा या परगुहा कहते हैं। इससे युक्त प्राणी को परगुही प्राणी भी कहते हैं। जैसे एनेलिडा, मोलस्क और ऑर्थोपोड, इकाइनोडर्मा और कॉर्डेटा। कुछ प्राणियों में यह गुहा मीसोडर्मा से आच्छादित नहीं होते हैं। मध्य त्वचा बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। ऐसे शरीर को कूट गुहा, पेसुडुलम एवं ऐसे प्राणी कूट गुहिका कहे जाते हैं। उदाहरण स्केल्थमिनीज। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें अगुये कहते हैं। जैसे प्लेंटी हेल्थमिनीज। खंडीकरण दोस्तों, कुछ प्राणियों के शरीर बाह्य एवं आंतरिक रूप से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है जिनमें कुछ अंगों को पुनरावृत्ति होती है।
इस प्रक्रिया को खंडीकरण कहते हैं। उदाहरण, केंचुए का शरीर पृष्ठरज्जु के मध्य त्वचा मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूण विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी तथा पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी कहते हैं। जंतु जगत को पृष्ठरज्जु की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। और रज्जुकी नॉन कोडेटा और रज्जुकी कोडेटा। दोस्तों, नॉन कोडेटा देखिए, इन जंतुओं का शरीर नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। इन जंतुओं के जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड जरूर पाया जाता है। साथियों, इनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठोस एवं दोहरा होता है, जो अधर तल में पाया जाता है। इनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खोखला एवं एकल होता है, जो पृष्ठीय रूप में पाया जाता है। हृदय पृष्ठ भाग में होता है अगर उपस्थित है। हृदय अधर भाग में होता है। सभी कोकाडेटा द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिकी एवं देह गुहा युक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नॉन कोडेटा संघ और दोस्तों पोरीफेरा, इस संघ के सदस्य सामान्य स्पंज के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मुख्यतः समुद्री होते हैं एवं ज्यादातर असीमित होते हैं। ये प्रारंभिक बहुकोशिकीय जंतु हैं। इनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। इनका शरीर एक कठोर अवतरण अथवा बाह्य कंकाल द्वारा आधार प्राप्त करता है, जो सुई जैसे नुकीले कांटे या स्पंजित फाइबर से बना होता है। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। दोस्तों, साइकोन है। दोस्तों, क्या है साइकोन? देखिए किस तरह होता है, देखिए फिगर। इनके शरीर में जल तंत्र एवं कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसको क्या क्या पाया जाता है? जल तंत्र एवं कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जल महीन छिद्रों ऑस्ट्रिया के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है एवं बड़े छिद्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है। दोस्तों, जल परिवहन के रास्ते से आहार ग्रहण, श्वसन, गैसों का आदान प्रदान तथा अवशिष्टों का निष्कासन आदि कार्य संपन्न होते हैं। उदाहरण देखिए, साइफा और साइकोन स्वच्छ जलीय स्पंज या स्पंजिला, बात स्पंज या यू स्पंजिया है। साथियों, स्लिंट्रेटा एवं निडेरिया इस संघ के सदस्य को जलीय, अधिकांशतः समुद्री, स्थानबद्ध एवं मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं, जिनमें समित पाई जाती है। इनमें स्पर्शक टेंटाकेल्स एवं नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं, जो स्थिर रहते हैं, रक्षा करने तथा शिकार पकड़ने में सहायक होते हैं। इनमें उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है साथियों, एवं ये द्विकोरिक होते हैं। शरीर दो आकार रूपों तथा फोलिप एवं मेडूसा में पाया जाता है। फोलिप स्थानबद्ध एवं बेलनाकार रूप है, जिसके अंतर्गत हाइड्रा एवं एडेमेसिया आते हैं, जबकि मेडूसा छतरी नुमा आकार के मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं, जिसके अंतर्गत ओरेलिया एवं जेलीफिश आते हैं। साथियों, सी एनोमोना है दोस्तों, और हाइड्रा है। देखिए हाइड्रा किस तरह होता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। कोरल के बारे में पढ़ते हैं। कोरल जातियां समूह में रहती है, जिसे हाइड्रा एकांकी रूप से रहते हैं। एडेमासिया सी एनीमोन की एक प्रजाति है, जो केकड़े के साथ सजीवी संबंध दर्शाता है। दोस्तों, हाइड्रा श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। टीनोफोरा देखिए दोस्तों, सामान्यतः इन्हें समुद्री अखरोट या कोम्ब जेली
कहते हैं। ये सभी समुद्री वासी अरीय समिति वाले द्विकोरिक जीव होते हैं तथा इनमें उत्तक श्रेणी का शारीरिक संगठन पाया जाता है। शरीर में 8 बाह्य पक्ष भी कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं साथियों। कॉम्प्लेक्स देखिए किस तरह होता है, कॉम जेली पाए जाते हैं जो चलने में सहायक होते हैं। जीव दीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोफोरा की मुख्य विशेषता है। उदाहरण प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना प्लेंटीहेल्मिन्थीज। इस संघ के प्राणी पृष्ठधार रूप से चपटे होते हैं, अतः इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनका शरीर त्रिकोणिक एवं द्विपार्श्व सम्मति होते हैं एवं अंग स्तर ऑर्गन लेवल का शारीरिक संगठन पाया जाता है, परंतु इसमें वास्तविक देगुआ फीता कृमि है दोस्तों किस तरह होता है देखिए आप लोग। वास्तविक देगुआ में टन बॉडी क्लोन में नहीं पाया जाता दोस्तों। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य एवं अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी इंडोपारासिटाइज के रूप में पाए जाते हैं। इसमें अंकुश एवं चूसक भी पाए जाते हैं। विशिष्ट कोशिकाएं फ्लेम सेल्स प्रासरण एवं उत्सर्जन में सहायता करती है। प्लेनेरिया दोस्तों ये पुनरुद्भवन प्लेनेरिया जो है पुनरुद्भवन की उच्च क्षमता पाई जाती है। उदाहरण देखिए टीनिया सोलियम फीता कृमि और फेसियोला लीवर फलयुक एवं यकृत कृमि भेड़ बकरी या सुगर आदि के यकृत की पीत नलियों में पाए जाने वाले एक चपटा कृमि है साथियों। निमोटोडा एवं एस्केलिमेंथीज दोस्तों निमोटोडा और एस्केलिमेंथीज इन प्राणियों का शरीर अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होता है, अतः इन्हें गोल कृमि भी कहते हैं। ये मुक्त जीवी और जलीय तथा स्थलीय अथवा पौधे तथा प्राणियों में परजीवी रूप में पाया जाता है। गोल कृमि को देखियो साथियों किस तरह होता है गोल कृमि। ये द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोणिकी एवं वास्तविक देगुआ वाले जीव हैं। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का उत्तक पाए जाते हैं, परंतु असली अंग नहीं होते हैं। आहार नाल पूर्ण होती है एवं उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र द्वारा बाहर निकाला जाता है। सामान्यतः इन्हें बीमारी फैलाने वाले परजीवी कृमि के रूप में जाना जाता है, जैसे हाथी पांव के वाहक को फाइलेरिया कृमि और आंत में पाए जाने वाले गोल कृमि तथा फिन कृमि राउंड वर्म और पिन वर्म दोस्तों। अक्सर मृदा नर से लंबी होती है। अक्सर मादा नर से लंबी होती है साथियों। उदाहरण गोल कृमि एस्केरिकस, पिन कृमि फाइलेरिया कृमि, बूचेरिया हुकवर्म और अंकुश कृमि साइक्लोस्टोमा दोस्तों। एनिलिडा इस संघ की प्राणी को जलीय समुद्री एवं ताजे जल अथवा स्थलीय एवं स्वतंत्र जीवी एवं कभी कभी परजीवी होते हैं। वास्तविक देगुआ वाले ये द्विपार्श्व सम्मति त्रिकोणीय तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। इसे केचुआ कहते हैं। अर्थ वर्म दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज है दोस्तों। इनके शरीर का सतह स्पष्ट खंड और विखंडों में बटी होती है, इसलिए इस संघ को एनिलिडा कहते हैं। नेरिस देखिए दोस्तों, नर मादा अलग होते हैं, परंतु केचुए और जोंक में नर व मादा पृथक नहीं होते हैं। उदाहरण देखिए नेरिस व फेरेटिमा केचुए और हिरुडिनेरिया रक्त चूसक जोंक अर्थोपोडा। यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या है दोस्तों? यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति ऑर्थोपोडा ही है। ये द्विपार्श्व सम्मति और त्रिकोणिकीय प्रभु ही है।
तथा इनमें अंग तंत्र स्तर ऑर्गन सिस्टम लेवल का संगठन पाया जाता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र और रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित पाया जाता है। अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता बल्कि देहवाही रक्त से भरी रहती है। रक्त रंगहीन होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण हीमोलिम्फ कहलाता है। इनका शरीर बाह्य कंकाल काइटिन से निर्मित से ढका रहता है। शरीर सिर वक्ष और उदर में विभाजित होते हैं। इसमें संधि युक्त पाद ज्वाइंट लेग्स पाए जाते हैं। झींगा 19 जोड़े पाद हैं। संवेदी अंग जैसे एंटीना, नेत्र, समान एवं संयुक्त, स्टेटोसिस्ट या संतुलन अंग आदि पाए जाते हैं। नर मादा पृथक होते हैं तथा ये अधिकांशतः अंडे देने वाले होते हैं। मकड़ी स्पिनरेट्स सिल्क बुनने वाला अंग की मदद से जाला बुनती है। तिलचट्टा दोस्तों हृदय 13 चैम्बरों का बना होता है। तिलचट्टा हृदय 13 चैम्बरों का बना होता है एवं यह सेंसोरी हैरीज द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड प्राप्त करते हैं। सिल्वर फिश रत मीनाब एक पंखहीन कीट है दोस्तों। जोंक मच्छर और खटमल में प्रति स्कंद पाए जाते हैं परंतु यह बर्रे में नहीं पाया जाता है। पेरीपेट्स दोस्तों यह एक लिविंग फॉसिल्स ओकोसेरुकी है जो ओनिकोफोरा वर्ग से संबंधित है दोस्तों। यह एनिलिडा एवं ऑर्थोपोडा को जोड़ने वाली लिंक के रूप में जाना जाता है। हॉर्सू क्रेब और लीमुलस एक समुद्री ऑर्थोपोडा है जो एक केकड़ा क्रस्टेशियन एवं न होकर मकड़ी के वर्ग एरेकिंडा के ज्यादा करीब माना जाता है। यह भी एक लिविंग फॉसिल है साथियों। देखिए दोस्तों जुड़े हुए पैरों के आधार पर ऑर्थोपोडा को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। क्रस्टेशियन, मारियापोडा, एरेकिंडा और इंसेक्टा कीट वर्ग। देखिए आवास में दोस्तों मुख्यतः जलीय और मारियापोडा में दोस्तों स्थलीय और एरेकिंडा में दोस्तों स्थलीय और इंसेक्टा कीट वर्ग में दोस्तों सामान्यतः स्थलीय और दुर्लभ रूप से जलीय। पाद में दोस्तों देखिए 5 जोड़े पाद, कई जोड़े पाद, 4 जोड़े पाद एरेकिंडा में और इंसेक्ट में 3 जोड़े पाद दोस्तों। श्वसन में देखिए दोस्तों गिल द्वारा श्वसन, ट्रेकिया द्वारा श्वसन मारियापोडा में और एरेकिंडा में दोस्तों ट्रेकिया और बुक लंग द्वारा श्वसन दोस्तों, इसमें बिछा रुका होता है दोस्तों। और ट्रेकिया इंस्कीट वर्ग दोस्तों ट्रेकिया द्वारा श्वसन लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये साथियों झींगा है। झींगा जो है क्रेफिश और केकड़ा को कहते हैं। और देखिए मिलीपीड, सेंटीपीड, कनखजुरा को कहते हैं दोस्तों। क्रेफिश में क्या है फिगर देखिए आप लोग, सेंटीपीड में कनखजुरा है दोस्तों। चलिए देखिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट इंसेक्ट के उदाहरण एपिस, मधुमक्खी, बॉम्बिक्स रेशम कीट और लोसीफर लाख कीट। और रोगवाहक कीट को देखिए दोस्तों कीट और बीमारी। घरेलू मक्खी से क्या होता है, टाइफाइड, हैजा होता है और कोलरा और डायरिया होता है साथियों। और रेट फलिस होता है, बीबोनिक फ्लेग और सेंट फ्लाइस होता है दोस्तों। कालाजार और सीसी मक्खी दोस्तों होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। सीसी मक्खी से क्या होता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस दोस्तों। अब मच्छर से होता है मलेरिया, एनोफिल मच्छर, डेंगू और चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, पीली ज्वर, एंडीज मच्छर, फाइलेरियसिस कुलेक्स मच्छर होते हैं दोस्तों। अब बेड बग से दोस्तों टाइफस बुखार होता है बेड बग से दोस्तों। मोलस्का को देखिए जंतु जगत का यह दूसरा सबसे बड़ा संघ है दोस्तों मोलस्का। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, मोलस्का साथियों। ये प्राणी स्थलीय और जलीय, लवणीय और अलवणीय होते हैं।
इनका शरीर द्विपार्श्व समिति त्रिकोणिक तथा परगुई होता है। इनकी देगुआ बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। शरीर कोमल होता है जो कठोर कैल्शियम के कवच द्वारा ढका रहता है। इसमें खुला सम्मान तंत्र पाया जाता है दोस्तों। ये एवं श्वसन और उत्सर्जन कार्य भी करता है। मुंह में भोजन हेतु रेती जीवा पाई जाती है जो रेती के समान घिसने का कार्य करती है। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। सामान्यतः नर और मादा पृथक होते हैं। ये अंडे देने वाले होते हैं। उदाहरण फाइला एवं सेब, घेंगा, अपिक ताड़ा एवं ओएस्टर, सिपिया और लोलिगो, ऑक्टोपस, एलिपेसिया एवं डेंडेलियम, कीटोफुलरा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मकड़ी और बिच्छू और धनु, कुटकी, टीक और किलनी दोस्तों, ये सब धनु देखिए किस तरह का होता है। फिर देखिए इधर तितली, माथ, घरेलू मक्खी, टिड्डा, जुए और तिलचट्टा, दीमक और खटमल दोस्तों। देखिए दीमक किस तरह होता है ये भी देखिए, आप लोग फिगर से समझिए। पर्ल ओयस्टर देखिए इस तरह होता है दोस्तों, और घेंगा आपका इस तरह होता है, और ऑक्टोपस देखिए किस तरह होता है, आप लोग देखिए। चलिए एकाइनोडर्मेटा दोस्तों, इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त हड्डी से बना अंतःकंकाल इंडोस्केलेटन पाया जाता है। इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा, कांटा युक्त शरीर पड़ा है दोस्तों। ये सभी समुद्री जीव हैं एवं इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है साथियों। ये त्रिकोणिकी तथा देह गुहा युक्त प्राणी होते हैं। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है एवं स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। एम्बुलेक्रल तंत्र या जल संवहन तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इस संघ की विशेषता है जो गमन, भोजन ग्रहण और श्वसन में सहायक होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं। उदाहरण एस्टेरियस या तारा मीन, स्टारफिश, ओफीयूरा एवं भंगूर तारा, ब्रिस्टल स्टार, इकाइनस या समुद्री आर्चिन, सी आर्चिन से बोलते हैं दोस्तों। हेलोथुरिया, समुद्री करकिटी, सी केकुम्बर, एंटीडोन एवं फेदर स्टार या समुद्री लिली, फादर स्टार ऑफ सी लिली लाइज। देखिए दोस्तों, समुद्री आर्चिन का फिगर देखिए किस तरह होता है, और स्टार फिश का भी फिगर देखिए आप लोग। चलिए हेमिकॉर्डेटा दोस्तों किस तरह होता है। इसे पहले कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत उप संघ में रखा जाता है, परंतु अब इसके एक अलग संघ के अंतर्गत नॉन कॉर्डेटा में डाल दिया गया है। ये समुद्री जीव हैं जो कृमि के समान होते हैं साथियों। देखिए दोस्तों, इसका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ये दुपार्श्व समिति और त्रिकोणिकी तथा देगुआ युक्त प्राणी है। इनका शरीर बेलनाकार होता है तथा परिसंचरण तंत्र बंद आकार का होता है एवं नर और मादा अलग अलग होते हैं। उदाहरण बेलनोग्लोसस, सेकोग्लोसस दोस्तों। बेलगोनोसस का फिगर देखिए दोस्तों आप लोग। चलिए कोडेटा के बारे में पढ़ते हैं। कोडेटा
कोडेटा दोस्तों, कोडेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं, पहला है यूरोकोडेटा। सिर्फ लार्वा की पूंछ में नोकोडर्मा उपस्थित रहता है। उदाहरण जैसे एसिडिया सेल्पा और डोली ओलम दोस्तों। सेफलोकोडेटा दोस्तों देखिए, पूरे जीवन काल में सिर से पूंछ तक नोटोकार्ड उपस्थित रहता है। उदाहरण ब्रैंकियोस्टोमा एम्फिओकस। फिर देखिए दोस्तों, कोसेरुकू या वर्टिब्रेटा दोस्तों, सिर्फ भ्रूण अवस्था में के समय नोटोकार्ड उपस्थित रहता है। वयस्क होने पर यह नोटोकोड एक अस्थिल या उपस्थिल मेरुदंड वर्टेब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बैकबोन कहते हैं साथियों। नोट में देखिए, यूरोकोडेटा एवं सीफेलोकोडेटा को एक साथ प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। ये मुख्यतः समुद्री होते हैं। इस प्रकार सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं, परंतु सभी रज्जुकी कशेरुकू नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कोसेरुकू वर्टिब्रेटा एग्नेथा जबड़ों का अभाव वर्ग। ग्रेथोस्टोमेटा दोस्तों, जबड़े उपस्थित। देखिए, साइक्लोस्टोमेटा इस वर्ग के सभी प्राणी। कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। ये समुद्री होते हैं, किंतु जनन हेतु अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं। उदाहरण पेट्रोमाइजोन लेब्रे तथा मिक्सिन हैगफिश दोस्तों। पेट्रोमाइजोन देखिए किस तरह होता है, मछली है दोस्तों। गेंथोस्टोमेटा में देखिए दोस्तों, जबड़े उपस्थित होते हैं। मत्स्य जो है पीसीज पंख उपस्थित है। वर्ग कांड्रिक्विथीज ऑस्टिक्विथीज दोस्तों। टेट्रापोडा एवं चतुष्पाद पाद उपस्थित। वर्ग देखिए दोस्तों, एम्फीबिया होता है उभयचर। रेप्टिलिया दोस्तों सरीसृप होता है। एबी दोस्तों पक्षी वर्ग का होता है। और मेमेलिया दोस्तों स्तन वर्ग होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मत्स्य वर्ग में है साथियों कांड्रिक्विथीज। धारा रेखीय शरीर वाले समुद्री प्राणी हैं, जिनमें पृष्ठ रज्जु चिर अस्थायी रूप से पाई जाती है। इनके जबड़े शक्तिशाली होते हैं। ये सभी मछलियां हैं जिनका हृदय 2 प्रकोष्ठों वाला होता है। इनका अंत कंकाल उपस्थिल कार्टिलेजियस होता है। इनमें हड्डी नहीं पाई जाती है। सफेद शार्क है साथियों। वायु कोष एवं बताशय की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। इन प्राणियों में कुछ विद्युत अंग टोरपीडो तथा कुछ में विषदंत ट्राइगोन पाए जाते हैं। ये असमतापी होते हैं तथा अधिकांशतः जरायुज अर्थात बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं। उदाहरण ऑस्कोलियोनोडोन, डॉगफिश, प्रेस्टिस, सोफिश, कार्केरोडोन, विशाल सफेद शार्क, ट्राइगोन, स्टीयर रे, ब्लू शार्क और वेल शार्क। डॉगफिश को स्पेड नोज शार्क भी कहते हैं। हैमर हेड शार्क, ब्लू शार्क, बुल शार्क तथा स्मूथ हॉर्न्स बच्चे को जन्म देने वाले शार्क प्रजातियां। स्कोलिडोन भी बच्चे को जन्म देती है। शार्क में विषम पाली पूंछ पाई जाती है, जो नीचे से छोटी ऊपर से बड़ी होती है। ऑस्टिक्विथीज इस वर्ग की मछलियां लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। इनका अंतः कंकाल अस्थिल
बोनी होता है। इसमें वायु कोश एयर ब्लैडर भी उपस्थित होता है जो उत्प्लावन में सहायक होता है। हृदय 2 प्रकोष्ठों का होता है। मछली का एयर ब्लैडर सहायक वंशोषण अंग और द्रव स्थितिक अंग दोनों रूपों में कार्य करता है। ये सभी असमतापी होते हैं एवं अधिकांशतः अंडा देने वाले होते हैं। उदाहरण समुद्री एक्जोसिस्टम, फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस, समुद्री घोड़ा सी हॉर्स, लवणीय जल, रेहू, कतला, मांगुर, एक्वेरियम, पेट्रोफिलम, एंजेल फिश, बेटा फाइटिंग फिश। सी हॉर्स दोस्तों, रेहू। कोड एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मछली है जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। यह अपने यकृत तेल लीवर ऑयल हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए साथियों, टेट्रापोडा वर्ग उभयचर, ये जल एवं स्थल दोनों में रह सकते हैं। इसमें अधिकांशतः 2 जोड़े पैर होते हैं एवं कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। इनकी त्वचा नम सल्क रहित होती है एवं नेत्र फलक वाले होते हैं। श्वसन क्लोम और फुफ्फुस त्वचा के द्वारा होते हैं। हृदय 3 प्रकोष्ठों का बना होता है। ये असमतापी प्राणी होते हैं एवं अंडोत्सर्जन करते हैं। उदाहरणतः फूफो, ट्रोड, मेढक, हाइला वृक्ष मेढक, सेलामेंडोर, इक्थियोसिस, पादर, हित, उभयचर जिसको जीवा नहीं होता है, जिसकी जीवा नहीं होती है साथियों। सेलामेंडर देखिए इस तरह होता है। हाइला देखिए इस तरह का जीवा दोस्तों। इक्थियो फिश दोस्तों इस तरह का जीव है दोस्तों। लिंग फिश को देखिए, लंग फिश है। मत्स्य मछलियां एवं उभयचरों के बीच की कड़ी नेक्टियूरस सेलामेंडर की एक प्रजाति है। मेढक के कायांतर में आंत छोटी होती जाती है। मेढक त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं क्योंकि उनकी त्वचा उच्च पारगम्य होती है जिससे होकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है। स्थल पर वयस्क मेढक अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन लेते हैं। सरीसृप देखिए दोस्तों, रिप्टेलिया, ये अधिकांशतः स्थलीय प्राणी है जिसका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। ये सल्क क्रिएटिन से बना होते हैं। इसमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाया जाता है। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठों का होता है परंतु मगरमच्छ के 4 प्रकोष्ठों का होता है। ये असमतापी होते हैं तथा अंडे मगरमच्छ है दोस्तों देने वाले हैं। उदाहरण जैसे टर्टल, कछुआ हुआ, टेरोटाइज वृक्ष छिपकली, घरेलू छिपकली, गिरगिट, एलिगेटर, घड़ियाल, कोबरा, करैत, वाइपर, अंतिम तीनों जहरीले सांप है दोस्तों। कोबरा, करैत और वाइपर क्या है? अंतिम तीनों जहरीले सांप है। बोआ, पाइथन, अजगर, बुल स्नेक एवं किंग स्नेक आदि सांप जहरीले नहीं है दोस्तों। जहरीले सांपों को विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों समान हेमोलोंग्स हैं। इनके जहरीले दांत मैक्सिलरी दांत जम्बिका के रूपांतरित रूप हैं दोस्तों। पक्षी एवेज के बारे में देखिए, हम लोग देखते हैं। इसका मुख्य लक्षण शरीर के ऊपरी पंखों की उपस्थिति उड़ने की क्षमता होती है साथियों। इसमें चोंच पाई जाती है। इसके अंत कंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है तथा वायुकोश एयर कैविटीज युक्त होती है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठों का बना होता है। ये समतापी हेमियोथर्मस हृदय होते हैं। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। पक्षियों में शब्दिनी साइरिक्स नामक वाद अंग पाया जाता है। पक्षियों में एक ही अंडाशय होते हैं क्योंकि प्रायः बाएं अंडाशय ही विकसित होते हैं जबकि गुर्दा, फेफड़े और विल्सन टेस्टिज 2-2 होते हैं। केसुवरी देखिए दोस्तों इस तरह का पक्षी है। कीवी आपका इस तरह का पक्षी है दोस्तों। रिया दोस्तों इस तरह का पक्षी है।
महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग है साथियों, जो अफ्रीका में पाया जाता है और यह उड़ने में असमर्थ होता है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पैरों में 2 उंगलियां होती है। इसकी आंखें सिर की तुलना में काफी बड़ी होती है। इसकी आंखें जो सिर की तुलना में काफी बड़ी होती है। ये स्थलीय कशेरुकियों में इसकी आंखें सबसे बड़ी मानी जाती है। वह काफी तेज दौड़ता है। शुतुरमुर्ग के अंडे प्राणी जगत के अंडों में सबसे बड़े होते हैं। एमू विश्व का दूसरा सबसे विशाल पक्षी है दोस्तों। एमू जो विश्व का दूसरा सबसे विशाल पक्षी है। यह ऑस्ट्रिया में पाया जाता है। इसके पैर काफी मजबूत होते हैं, जिसमें 3 उंगलियां पाई जाती है। पेंगुइन उड़ने में असमर्थ जलीय पक्षी है। ये अधिकांशतः दक्षिण गोलार्ध में पाए जाते हैं। इसकी सिर्फ एक प्रजाति गैलापागोस पेंगुइन भूमध्य रेखा के पास रहती है। जलीय पक्षी वर्ग में पेंगुइन एकमात्र पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। सबसे विशाल पेंगुइन का नाम एम्पेयर पेंगुइन है। बत्तख और राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों के पैरों की उंगलियां आपस में जाल द्वारा जुड़ी रहती है, जो उन्हें तैरने में मदद करती है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी है साथियों, हमिंग बर्ड कहते हैं। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। एवं साथ में सबसे बड़ा होता है एवं साथ में तेजी से दिशा बदल सकता है। इसी पक्षी का मस्तिष्क पूरे पक्षी वर्ग में सबसे बड़ा होता है एवं इसकी याददाश्त बहुत तेज होती है। यह काफी तेजी से पंख फड़फड़ाता है और उड़ते समय इसके हृदय की धड़कन अत्यधिक तेज होती है दोस्तों। इसकी जो धड़कन है दोस्तों 1250 बीट्स मिनट होता है प्रति मिनट दोस्तों। नर एवं मादा कबूतर अपने अन्नपूट क्रॉप जो भोजन संग्रहण के काम आता है में बने एक श्वेत पोषक द्रव कपोत दूध पेंगुइन मिल्क अपने नवजात कबूतरों को खिलाते हैं। यह दूध एंटीऑक्सीडेंट एवं प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले प्रोटीन से युक्त होता है। कबूतर के अलावा फ्लेमिंगो एवं नर एस्पेरेर पेंगुइन में भी अपने शिशुओं को खिलाने हेतु दूध जैसे पदार्थ को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। कुटक दोस्तों, पक्षियों में यह अस्टर्नम ब्रेस्ट बोन के बढ़े हुए भाग के रूप में होता है, जो उड़ने में मदद करता है। ना उड़ पाने वाले पक्षियों में यह संरचना नहीं पाई जाती है। उड़ने में अक्षम पक्षी को शुतुरमुर्ग, एमू, कीवी और पेंगुइन, रिया और केसुवरी दोस्तों। कीवी केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। स्तनधारी दोस्तों देखिए मैमल्स, इस वर्ग के प्राणी ध्रुवीय ठंडे भाग जैसे रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान तथा अंधेरी गुफा जैसे वातावरण में पाए जाते हैं। इस वर्ग के कुछ प्राणी उड़ने और तथा पानी में रहने के भी अनुकूल होते हैं। डायफॉर्म की उपस्थिति स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण होता है दोस्तों। इनका सर्वप्रमुख लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि स्तन ग्रंथि का पाया जाना है, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। 2 जोड़ी पाद चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, बिल में रहने और तैरने अथवा उड़ने के अनुकूल होते हैं। 2 जोड़ी पाद 2 पैर वाला दोस्तों। त्वचा पर रोम पाए जाते हैं तथा बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। 4 हृदय 4 कोष्ठीय का होता है तथा श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। अंडे देने वाली स्तनपायी स्तनधारी कौन है दोस्तों? प्रोटोथेरिया, प्लेटिपस और डकबिल एवं स्पाइनी एंट ईटर एवं एकेडिना मोनोट्रेमेटागन। इनमें यूरिनरी ब्लेंडर नहीं पाया जाता है, परंतु रोम पाए जाते हैं। हेयर रोम में बाल दोस्तों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर अपने शिकार को पकड़ते हैं। स्तनधारी एवं सरीसृप के बीच की कड़ी माने जाते हैं। प्लेटिपस को देखिए दोस्तों किस तरह का होता है और एकेडिना देखिए किस तरह होता है। बच्चे देने वाले स्तनधारी जरायुज है दोस्तों। मेटाथोरिया मार्सुपियल मैमल्स है। कंगारू एवं मैक्रोपस कोयला दोस्तों। यूथेरिया वर्ग प्लेसेंटल मैमल्स, कुत्ता, बिल्ली, भालू और ज्वाइंट पांडा, लोमड़ी और सील और वालरस। हाइना, बाघ, शेर,
कार्निवोरा गण के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन दोस्तों, वेल, किलर वेल, ब्लू वेल, स्पर्म वेल, हाथी, जिराफ और गाय दोस्तों, बैल और बकरी, भेड़ और हिरन, घोड़ा, गधा और जेब्रा, टोपीर, ऊंट, गेंडा, दरियाई घोड़ा, मैनेटीज, समुद्री गाय, ड्यूगोंग दोस्तों, सी लायन, चूहा और खरगोश और छुछुंदर, हेज होंग, गिलहरी, शाही, मनुष्य, गिब्बन, महान कपी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगउटैन प्राइमेट्स गण के अंतर्गत आते हैं। समुद्री आर्च घोड़ा को देखिए दोस्तों, और वालरस को देखिए, और टापियर को देखिए, और कांटेदार जंगली चूहा देखिए दोस्तों, कांटेदार जंगली चूहा है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, ब्लू व्हेल विशालतम स्तनधारी है एवं विश्व का सबसे विशाल प्राणी, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा शावक पैदा करता है एवं जन्म के समय भी यह विश्व का सबसे विशाल प्राणी मानी जाती है। इसके वजन में प्रतिदिन 200 पाउंड की बढ़ोतरी होती है। जंतु जगत में इसकी स्वाभाविक वृद्धि की दर सबसे तीव्र होती है। क्रिल के अतिरिक्त जूप्लेक्टन और स्किड्स और विभिन्न प्रकार की छोटी मछलियां इनका भोजन है। पृथ्वी का विशालतम वन्य प्राणी अफ्रीकन हाथी है दोस्तों। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं पाया जाता है, परंतु रीढ़ वाले प्राणी होते हुए घोड़े एवं चूहे में पित्ताशय नहीं होते हैं। चमगादड़ में मध्यपट डायफ्राम उपस्थित होता है, जिसके कारण वे पक्षियों से भिन्न होता है। खरगोश सदस्यों को चेतावनी देने हेतु पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करता है। डायनासोर दोस्तों करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी पर सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। ये सरीसृप वर्ग के प्राणी थे जो कि ट्रायसिक काल में पैदा हुए थे। किसमें हुए थे दोस्तों? ट्रायसिक काल में। एवं क्रिटेशियस युग लगभग 6.5 करोड़ या 65 मिलियन वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए थे। आर्कियोपेरिड्स दोस्तों, आर्कियोपेरिड्स पक्षी सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी है, जिनमें नखरित पंख और जबड़े और दांत और पूंछ होते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करते हैं। भाई बहनों, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह का टॉपिक प्रत्येक दिन आएगा दोस्तों, एक एक टॉपिक।